हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके प्यारे चैनल जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे मैंने इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन नोट कराया हूँ, लिखाया हूँ, समझाया हूँ। इसी तरीके से अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। प्ले लिस्ट बना हुआ है और वहाँ पे एक सीरियल टाइप से मैंने वीडियो डालने का कार्य करता हूँ। और वहाँ से आप लोग अगर देखते हैं, अगर सीरियल बाय अगर वीडियो देखते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, थर्ड ऐसे करके वीडियो देखते हैं, तो आपको सभी सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से इस चैप्टर का समझ में आएंगे। आइए आज आप लोगों के बीच जंतु जगत के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जंतु जगत आज शुरू से स्टार्ट करेंगे और पूरी डीप तरीके से बताएंगे। इसके पीछे मैंने पादप जगत के बारे में पूरी डिटेल से जितनी भी अ, हम बहुत अच्छी तरह के तरीके से वहाँ पे बताए हैं और समझाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जाके देखिए वहाँ पे। पादप जगत को 2 उपजगों में बांटा गया, फिर उपजगत का फिर प्रकार सबको अच्छी तरीके से बताए हैं। आज आप लोगों के बीच जंतु जगत के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए, जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत जो जीव आती है, जीव आते हैं, वह जो होती है वह जीव जो होती है बहुकोशिकीय होती है और यूकेरियोटिक होती है। बहुकोशिकीय होती है और यूकेरियोटिक होती है। जंतु जगत के अंतर्गत जो जीव आती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। अर्थात वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है। समझ रहा है? समझो तुम भी। अपना भोजन जिस जिस जीव में क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी, उस अपना भोजन वह भोजन नहीं बना पाएगी। अर्थात इसके अंतर्गत जो जीव आएंगे उसमें भोजन निर्माण की क्षमता नहीं होती है। उनके बाद इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वह गति करती है। क्या करती है? गति। गतिमान होती है, मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे पादप जगत में जो बताए दिए थे, उसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वह चलयमान या गति नहीं कर पाती है। उनको लगा के गेट पे जो जोर तुम जो टूट जाएगा, हवा बारह। उनके बाद इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें बाह्य कंकाल पाया भी जाता है, बाह्य कंकाल नहीं भी पाया जाता है। सभी के बारे में यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं और एक एक करके आप लोगों के बीच समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, जंतु जगत की विशेषता जानते हैं। और आप लोगों को जंतु जगत की विशेषता अभी तुरंत बताए, 2-4 विशेषता बताए हैं और जो यहाँ पे लिखा गया है उनको हम समझाते हैं। तो इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक होती है। अब आप लोगों को इसके पीछे मैंने वीडियो में बताए हैं बहुकोशिकीय क्या होती है। तो वैसे जीव जिसका शरीर एक या एक, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? समझो रे। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होती है, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो जंतु जगत के अंतर्गत जो जीव आती है वह बहुकोशिकीय होती है। कैसी होती है? बहुकोशिकीय होती है। उनके बाद यह जीव जो जंतु जगत के अंतर्गत जो जीव आएगी वो यूकेरियोटिक होगी। मतलब यूकेरियोटिक जीव क्या होती बता दिए थे। वैसे जीव जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। उनके बाद ये जीव जो होती है विषमपोषी या परपोषी होती है। ऐसे जीव जो होती है जंतु जगत के अंतर्गत जो जीव आती है वो परपोषी होती है। इसका मतलब ये है, परपोषी क्या होती है ये भी बताए हैं। परपोषी का मतलब होता है वो अपना से भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, अपना से भोजन नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करती है। उसे ही विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो क्या होती है? परपोषी होती है। क्या होती है रे? परपोषी। परपोषी क्यों होती है? क्योंकि इसके इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। उनके बाद है, इसका शरीर द्विपार्श्व अथवा त्रिस्तरीय होती है। जंतु जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं, जो भी जीव आते हैं, उनका शरीर या तो द्विपार्श्व होगा, यानी उनको शरीर को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, या त्रिस्तरीय होगा। क्या होगा रे? त्रिस्तरीय। इससे पीछे भी तुम लोग को आप लोगों को समझाए हैं द्विपार्श्व क्या होती है, त्रिस्तरीय क्या होती है। उनके बाद जानते हैं इनके शरीर का आकार भिन्न भिन्न होती है। वही द्विपार्श्व हो सकता है
अर्य सम्मित हो सकता है, असम्मित हो सकता है। असीमित नहीं बताए थे यहाँ पे। 2 भागों में नहीं बटा रहता। जिस जीव का शरीर 2 भागों में नहीं बटा रहता उसे क्या कहते हैं? असम्मित। क्या कहते हैं? असम्मित। तो जंतु जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका शरीर जो होती है वह द्विपार्श्व होती है, अर्य सम्मित होती है या असम्मित होती है। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पर असम्मित के अंदर घोंघा है, क्या है रे? घोंघा है ना, घोंघा। उनके बाद आगे पर इनमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है जिसे सीलोम कहा जाता है। अब जंतु जगत के अंतर्गत देह गुहा, खाली स्थान को क्या बोलेंगे रे? देह गुहा। खाली स्थान को कैसे लगाया रे? उसको बांध के जाओ। प्रधान खाली सटा दिया। चलिए गाइस, इधर आप लोग को समझ इसमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है जिसे सीलोम कहा जाता है। इस जीव के अंतर्गत जो देह गुहा यानी शरीर के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं देह गुहा, और उनको हम उस खाली स्थान को हम बोलेंगे सीलोम। इसमें बाह्य कंकाल, जंतु जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें बाह्य कंकाल पाई भी जाती है और बाह्य कंकाल नहीं पाई जाती है। जैसे मानव लेते हैं, मानव के अंतर्गत जो मानव में जो होती है बाह्य कंकाल नहीं पाई जाती। बाह्य कंकाल का अर्थ होता है शरीर के बाहर कंकाल, शरीर के बाहर कंकाल होती है। आंतरिक कंकाल मतलब शरीर के अंदर से, शरीर के अंदर जो कंकाल पाई जाती है उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो इसमें बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है। इसमें उपांगों पाई जाती है और नहीं भी। उपांग किसे कहते हैं? उपांग पढ़ाए थे ना। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो जीव आती है उसमें उपांग पाई भी जाएगी और नहीं भी पाई जाएगी। आहार नाल पाया भी जाती है, नहीं भी। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें आहार नाल, जैसे उच्च श्रेणी के जंतु हो गया उसमें आहार नाल भोजन ग्रहण करने से लेकर समझिए ना अंतिम क्रिया तक, भोजन के अंतिम क्रिया तक जो क्रिया होती है समझिए ना, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं रे? आहार नाल। तो इसमें आहार नाल पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जीव जो होती है, कुछ कुछ जीवों के अंतर्गत आहार नाल नहीं पाई जाती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्या, जंतु जगत के अंतर्गत कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें आहार नाल नहीं पाई जाती है। आगे है उच्च श्रेणी के जंतुओं, जैसे मानव समझिए ना, और सब उच्च श्रेणी जैसे गाय भैंस। उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, यानी उसमें तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होती है? तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव जो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं समझिए ना, उसमें तंत्रिका तंत्र विकसित यानी नहीं पाई जाती है, विकसित नहीं होती है या नहीं पाई जाती। समझा यहाँ तक? उनके बाद जानते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत को कई वर्गों में बांटा गया है। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत को कई वर्ग में बांटा गया है। पहला है, पहला संघ का नाम है पेरिफेरा। क्या नाम है? संघ पेरिफेरा। एक एक संघ के बारे में एक यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, और प्रत्येक संघ के बारे में कौन सा जीव इनके अंतर्गत आता है सारे के बारे में बताएंगे। तो पहला है संघ पेरिफेरा, संघ पेरिफेरा। दूसरा नंबर में है संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। दूसरा संघ जो है उसका नाम है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। क्या बोला जाएगा? सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। तीसरा संघ जो है पले हेलमेंथी। तीसरा संघ क्या है? पले हेलमेंथी। चौथा है स्केल हेलमेंथी। चौथा संघ क्या है? तो स्केल हेलमेंथी। अब पांचवा संघ है एनिलिडा। क्या है? एनिलिडा। छठा है अर्थोपोडा। छठा संघ अर्थोपोडा। सातवां संघ मोलस्का।
8वां संघ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। 9वां संघ हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा। और 10वां कौन सा हो जाएगा? कार्डेटा, 10वां संघ कार्डेटा। 10 गो संघ के बारे में पढ़ना है। कितना संघ के बारे में? फिर इस कार्डेटा को फिर समझिए ना, फिर वर्गीकृत किया गया है। तो वहां पे जब कार्डेटा के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे, समझिए ना। अब कार्डेटा को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से। संघ 1 का क्या नाम है? पेरिफेरा। तो पेरिफेरा के बारे में यहाँ पे पूरी डीप से चर्चा करेंगे। तो देखो, संघ पेरिफेरा। संघ पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव आएगी वो बहुकोशिकीय होगी। कैसी होगी? अभी तुरंत बताए बहुकोशिकीय जीव क्या होती है? जिसका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुकोषीय। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना तो उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। इसका पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव आता है उसका वास स्थान कहाँ होता है? मतलब वास स्थान मतलब होता है यह कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? तो यह जीव जो होती है जलीय जीव होती है, जल में पाई जाती है। तो इसका वास स्थान होता है जल। क्या होता है? जल। यह जलीय जीव है। उनके बाद पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव होती है, समझिए ना, तो उसके अंदर पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव आती है, जैसे एगो यहाँ पे चित्र बना है, ये पेरिफेरा स्पंज है। क्या है? स्पंज है। पेरिफेरा से ठीक से बैठो न रे, इधर नोचता है उधर खुजलाता है रे। और वीडियो में 3-4 बार डिस्टर्ब किया है तुमने, समझो इधर। तो स्पंज यहाँ पे किनका चित्र है? स्पंज का। अब देखो, तो स्पंज यानी पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव पाया जाता है उसके, समझिए ना, शरीर पर छिद्र होती है। छिद्र होती क्या होती है? छिद्र। यानी छिद्र को रंध्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रंध्र बोल सकते हैं। तो इनके शरीर में देखो यहाँ पे ये छिद्र, ये डॉट डॉट करके जो दिए ये क्या है? छिद्र है। और इस छिद्र को समझिए हम कहा जाता है, सुनो यहाँ पे कहाँ पे इस छिद्र को कहा जाता है शरीर ऑस्ट्रिया। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया। तो इस छिद्र को क्या बोलेंगे बताओ तो? रंध्र जो होती है उन्हीं को बोलेंगे ऑस्ट्रिया। क्या बोलेंगे? तो, तो पेरिफेरा जीव, पेरिफेरा संघ के अंतर्गत जो जीव आती है उसके शरीर के ऊपर एक छिद्र, बहुत सारी छिद्र पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं हम? ऑस्ट्रिया। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। इसी ऑस्ट्रिया के माध्यम से जल जो होती है, अब बताओ, यह जलीय जीव है तो भोजन क्या करेगा? जल ही न खाएगा रहा। भोजन जल को ग्रहण करता है। तो ये जल किसके द्वारा ग्रहण करती है? तो यही ऑस्ट्रिया के द्वारा करती है। इनके द्वारा करती है, यही छिद्र के द्वारा समझिए इनके भोजन इनके देह गुहा में जाती है। कहाँ जाती है? देह गुहा। इनको हम बोलेंगे खाली स्थान जो, इनको क्या बोलेंगे? देह गुहा। क्या बोलेंगे? देह गुहा। आगे देखो, और और वह भोजन, अब देखो जैसे मानव है, खाते पीते हैं, खाना पीना खाने के बाद जो पोषक तत्व होता है शरीर में लगता है, जो पोषक तत्व वेस्ट होता है शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इनको जितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है अपने शरीर में रखता है, और बाद बाकी जो जो जल होती है वो किसी छिद्र के द्वारा, किसी माध्यम, किसी स्थान के द्वारा वो बाहर छोड़ेगा, छोड़ेगा ना। तो किसी माध्यम के द्वारा जो बाहर छोड़ती है वह ये स्थान है। और बड़ा छिद्र होता है, यहाँ से निकलती है, उसका नाम है वास्कुलम। क्या नाम है? वास्कुलम। क्या है? आस्कुलम है, सॉरी, आस्कुलम। तो वही यहाँ पे लिखे हैं। इनके इनके शरीर में छिद्र होती है जिसे ऑस्ट्रिया कहा जाता है। बड़े छिद्र को आस्कुलम कहा जाता है, जिससे पानी बाहर जाती है। तो जिन इस जीव के इसके अंतर्गत जो जीव आती है वह जल, यानी जल का जो ग्रहण करती है वह ऑस्ट्रिया के माध्यम से करती है, और छोड़ती है जो वास्कुलम के माध्यम से करती है, आस्कुलम के माध्यम से छोड़ती है। इनके शरीर बाह्य कंकाल से ढका रहता है।
समझो इधर। अब दूसरा यहाँ पे तो जगह नहीं था तो चित्र नहीं बनाए गए। तो इसके शरीर जो होती है, इसके शरीर के बाहरी आवरण जो होती है वह बाह्य कंकाल से, मतलब इनके शरीर के ऊपर बाह्य कंकाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बाह्य कंकाल पाई जाती है। बाह्य कंकाल से ढका रहता है। बाह्य कंकाल में कांटे पाए जाते हैं जिसे स्पिकुलस कहते हैं। स्पिकुल्स कहते हैं। देखो, इनके बाहर जो समझिए कंकाल पाई जाती है, वहां पे कांटे के समान एक रचना पाई जाती है। कांटे के समान एक रचना पाई जाती है, जिससे क्या कहा जाता है? स्पिकुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिकुल्स कहते हैं। यह जीव प्रजनन मुकुलन, देखो यह पेरिफेरा पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव आती है वह प्रजनन यानी अपनी संख्या में वृद्धि जो करती है अलैंगिक माध्यम से करती है। अलैंगिक जनन के द्वारा करती है। किनके द्वारा करती है? अलैंगिक जनन के द्वारा करती है। और अलैंगिक जनन में कौन सी विधि के द्वारा? मुकुलन विधि के द्वारा। किनके तहत? मुकुलन। मुकुलन विधि क्या होती है? तो मुकुलन विधि में जीव के शरीर में से, उस जीव के शरीर में से एक बड निकलता है, एक उभार निकलता है, वही टूट कर और उसी प्रकार के जीव का निर्माण करती है। उसे क्या कहा जाता है? मुकुलन। क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ तो मुकुलन किसे कहते थे? गधा ध्यान देता है इधर नहीं। मुकुलन जनन, मुकुलन जनन क्या होती है अभी तुरंत हम बताए। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं, इसके शरीर में से एक उभार या एक बड निकलती है और वह टूट कर समय उसी प्रकार के जीव का निर्माण करती है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? मुकुलन जनन। क्या कहा जाता है? मुकुलन। समझा? तो पेरिफेरा के अंतर्गत जो पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव आती है उसमें जनन या प्रजनन या अपनी संख्या में वृद्धि कौन से जनन के द्वारा करती है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कौन सी विधि? तो मुकुलन विधि के द्वारा। इनके तहत ये सबने पढ़ा था। मुकुलन जनन क्या होता है, खंडन विखंडन। इसके अंतर्गत जो जीव आती है वह द्विलिंगी होती है। क्या होती है? पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव आती है द्विलिंगी। द्विलिंगी किसे कहते हैं? जिसमें नर गुण अलग और मादा गुण क्या आती है? अलग। मतलब इनके अंतर्गत जो जीव आती है वो क्या होती है? द्विलिंगी होती है। क्या होती है? द्विलिंगी। ऐसे जीव में पुनरुत्पाद भुवन की क्षमता होती है। इसका मतलब ये है इसके अंतर्गत जो जीव आती है उसमें अगर उनके शरीर में कोई समझिए ना कोशिका नष्ट हो गई, कोई कोशिका खराब हो गया, तो अपने कोशिका को समझिए ना अपने नष्ट कोशिका को या अपनी कोशिका को समझिए ना फिर से निर्माण करने की क्षमता है। फिर से निर्माण करने की क्षमता इनको है। बुक है वहां पे, लो तो देखो यहाँ पे है। कहाँ पे है? बैठो बैठो बैठो, यहाँ पे देखो। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, अर्थात शरीर के नष्ट हुए भाग को का निर्माण पुनः हो सकता है। तो इसके अंतर्गत जो जीव आती है उस जीव में जो नष्ट कोशिका आ जाती है उनको समझिए ना वो फिर से निर्माण करने की उनमें खुद की क्षमता होती है। खुद की क्षमता होती है। इसमें तो चित्र अलग दिया है। इनका इनके अंतर्गत जो जीव आ जाएगा, इनके अंतर्गत जो जीव आ जाएगा साइकन हो जाएगा, हाइलो हाइलेनेमा आ जाएगा, यूपेलेटेलिया आ जाएगा, यूस यूस्पोजिया आ जाएगा, स्पैंजिला आ जाएगा। इस सब इनका एग्जाम्पल है। पेरिफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका एग्जाम्पल है। इस पेरिफेरा को सामान्यतः तौर पर स्पंज भी कहते हैं। स्पंज भी कहा जाता है। पेरिफेरा को सामान्यतः तौर पर इनको स्पंज कहते हैं। तो यहीं तक था इसमें।
तो संग्र पेरी इधर का सब जोड़े संग्र संग्र पेरीफेरा के अंतर्गत आप लोगों को जो भी पॉइंट था इम्पोर्टेंट बता दिए। अब फिर से एक बार बता दें, संग्र पेरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो बहुकोशिकीय होती हैं। इसका वास स्थान होती है वह जल में होती है। यह अपना जनन या अपनी संख्या में वृद्धि जो करती है अलैंगिक जनन में मुकुलन माध्यम के द्वारा करती है, मुकुलन जनन के द्वारा करती है। इसके अंतर्गत जो जीव आती है वह द्विलिंगी होती है। इसके अंतर्गत जो जीव आती है उसमें अपने नष्ट कोशिका को फिर से निर्माण करने की क्षमता होती है। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें उसके शरीर में बाहर उनके शरीर में बाहर एक छिद्र छिद्र होती है, उसमें जिसे क्या कहते हैं आस्ट्रिया कहती हैं। उसी छिद्र के माध्यम से जल जो होती है अंदर प्रवेश करती है और शरीर में जल जाने के बाद फिर जो वेस्ट जल होता है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक और छिद्र होती है, बड़ा छिद्र होता है, उसे आस्पुलम कहते हैं, जिनके द्वारा जल क्या होती है बाहर निकलती है। इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके शरीर के ऊपर बाह्य कंकाल पाई जाती है और बाह्य कंकाल के ऊपर जो होती है वह कांटे के समान रचना पाई जाती है। यही है आपका संग्र पेरीफेरा। संग्र पेरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं यहाँ बता दिए हैं। उनके बाद हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे सेलेंट्रेटा या नाइडेरिया। इससे ही सेलेंट्रेटा के में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उनको यहाँ पे नोट करके आप लोगों को समझाएंगे। चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आप लोग अगर शुरू से वीडियो अगर देखते हैं तो जरूर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगी और बहुत अच्छे से तरह से मैंने बताने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट में भी थोड़ा कीजिए जिससे मैंने और अच्छा से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा।